हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विदेशी इंडियन, जो है दिल से इंडियन। तो आज हम बात करेंगे मेरे डिपेंडेंट वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो ये जो पूरा वीडियो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट होगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया, दूसरा पार्ट होगा डॉक्यूमेंट कैसे रेडी किया, तीसरा पार्ट होगा वीज़ा का इंटरव्यू कैसा हुआ, चौथा पार्ट होगा टिप्स एंड ट्रिक्स। और मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको VFS या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप अर्न करते हो अपने एक्सपीरियंस से। तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को जर्मनी में एक लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उनके साथ एक्कम्पनी करने के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई किया, जिसको अदर कंट्रीज़ में डिपेंडेंट वीज़ा भी बोलते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा। तो वीज़ा का मैं बाकी वीज़ा के टाइप्स का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आप वर्क रिलेटेड मैटर के लिए 90 डेज़ के लिए जा रहे हो जर्मनी, तो आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो शेंगन वीज़ा की इंटरव्यू जो है वो आपका VFS ऑफिस में हो सकता है और जर्मन कॉन्सुलेट में भी हो सकता है। ये ऑप्शन है, जो भी आप चुनें। पर अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड को और आपको भी, चाहे आप डिपेंडेंट के लिए ही हो, आपका जो इंटरव्यू होगा वीज़ा का, वो आपका जर्मन कॉन्सुलेट में ही होगा, VFS ऑफिस में नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं मेरे वीज़ा अपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में ही ट्रैवल करेंगे। तो हमने जो पहला हमारा अपॉइंटमेंट है वो VFS के साइट पे जाके हमने हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट बुक किया। और जो अपॉइंटमेंट के आपको स्लॉट्स मिलते हैं, 15 मिनट्स के स्लॉट मिलते हैं। तो हमारा जो हमें स्लॉट मिला वो 15 मिनट का, मतलब एडजेसेंट स्लॉट्स हमको मिल गए। पर यहाँ पे कैच ये है कि मेरे हस्बैंड की जो ज्वाइनिंग थी वो 1 अक्टूबर की थी जर्मनी में। और जैसा कि आप जानते हो कि वीज़ा अपॉइंटमेंट का क्यों इतना लंबा होता है कि आपको 2 से 3 महीने आगे का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो सेम हमारे साथ हुआ। हमने अगस्त में अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई किया और हमें जो अपॉइंटमेंट मिला वो एंड ऑफ सितंबर में अपॉइंटमेंट मिला, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि हमको जल्दी वहाँ पहुँचना था और प्लानिंग वहाँ पर सेटलमेंट करना था, जिसमें टाइम लगता है। तो फिर हमने उसको रीस्केड्यूल कराने के लिए ट्राई किया। तो आप रीस्केड्यूल कैसे कर सकते हो अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट को? रीस्केड्यूल करने के लिए आपको सुबह 8 बजे से जो है वो कॉल स्टार्ट हो जाती है। तो आपको VFS के ऑफिस में आपको कॉल करना पड़ेगा और अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कराना पड़ेगा। तो जब भी आप VFS ऑफिस में कॉल करते हो, तो कुछ जो डिटेल्स हैं वो आप रेडी रखो। जैसे कि आपको पासपोर्ट का नंबर पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और आपका वीज़ा का टाइप पूछा जाएगा। तो ये डिटेल्स आप अपना हैंडी रखो कॉल में। तो कॉल के टाइम पे आपको कम से कम 30 to 40 मिनट्स का वेट टाइम रहता है। तो हम भी सुबह 8 बजे से कॉल लगा लेते थे और काफ़ी देर के बाद हमें कॉल उठती थी। तो कोई भी वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव आपका कॉल उठाएगा, आपसे डिटेल पूछेगा और उसके बाद अगर उनके पास कोई नियरेस्ट स्लॉट खाली होगा, और स्लॉट कैसे खाली होगा, अगर कोई उसी टाइम पे कोई और बंदा अपना VFS का अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल करता है, तो वो स्लॉट आपको मिल जाती है। तो अगर इस केस में ऐसा कोई स्लॉट खाली रहेगा तो वो स्लॉट वो आपको दे देंगे। हाँ, तो हम दोनों ही एडजेसेंट रीस्केड्यूल ट्राई कर रहे थे। तो मेरा तो रीस्केड्यूल हो गया, मेरा थोड़ा पहले, मतलब 15 सितंबर के अराउंड मेरा रीस्केड्यूल हो गया। मेरे हस्बैंड को एक स्लॉट मिल रहा था बहुत नियरेस्ट डेट का, पर नया स्लॉट बुक करने के लिए आपको अपना पुराना स्लॉट कैंसिल करना पड़ता है। तो जैसे ही उनका पुराना स्लॉट कैंसिल हुआ एंड व्हेन दे ट्राई टू बुक हिज न्यू स्लॉट, उनका नया स्लॉट किसी और को ऑक्यूपाई हो गया। तो फिर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको फिर से 2 महीने आगे की डेट मिली। पर वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनका जो ज्वाइनिंग था ऑफिस में वो डिले हो जाता। अब जैसा कि मेरे हस्बैंड को 2 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई और मेरा अपॉइंटमेंट 15 सितंबर को मिल गया था। तो अगर आप इस तरह से डिपेंडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं और आपके हस्बैंड का या आपके स्पाउस का जो भी वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो आपके बाद है, तो आपके वीज़ा के अपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपका जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो डिपेंड करता है टोटली आपके स्पाउस के वीज़ा के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आप कोशिश करो कि आप दोनों का जो वीज़ा का डेट हो वो आसपास हो।
आपके हस्बैंड या स्पाउस का जो वीज़ा का अपॉइंटमेंट का डेट हो वो आपसे पहले ही होना चाहिए, आपके साथ में ही होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, आपको अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए मेरे हस्बैंड दोबारा से ट्राई करने लगे और उनको लकीली जिस दिन वो ट्राई कर रहे थे उसके नेक्स्ट डे का फ्री स्लॉट मिल गया और उनको वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिल गया। एंड देन फिर से मैंने दोबारा से अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करने की कोशिश की और मुझे भी बहुत ही पास की डेट मिल गई, तो हमारा अपॉइंटमेंट हो गया सेट। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आप जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ 2 बार रीस्केड्यूल कर सकते हो, 2 बार के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल नहीं कर सकते हो। तो हमारा अपॉइंटमेंट हमें हमारे अकॉर्डिंग मिल गया, तो वी वर ऑल सेट। तो यहाँ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ जो कि कोई भी नहीं देता, कि अगर आप अपने स्पाउस को एकम्पनी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप उनके साथ ही जाएं, ना कि पहले वो चले जाएं और उसके 2-3 महीने के बाद आप जाएं, क्योंकि अगर आप साथ में जाएंगे तो आपका जो वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और उसमें फॉर्मेलिटीज़ या आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत कम दिखाने पड़ेंगे। पर अगर आपका स्पाउस वहाँ चला गया और बाद में आप 2-3 महीने के बाद उनको कंपनी करते हैं तो उसमें बहुत सारे वेरिफिकेशंस, बहुत सारे आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे और आपको 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है उनको वहाँ ज्वाइन करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा अपने ट्रैवल को और वीज़ा प्रोसेस को प्लान करते टाइम पे। हाँ, तो जैसा कि हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका था तो हम हैप्पी थे कि चलो अपॉइंटमेंट तो बुक हो गया, अब देखते हैं आगे क्या है। फिर भी डर तो था ही, तो हम स्टार्ट करने लगे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कैसे जानेंगे? आप VFS के ऑफिस पे जाइए और अपना जो भी आपका वहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी होती है और ऑर्डर में दी होती है लिस्ट, उस ऑर्डर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, ठीक है। और बी वेरी श्योर विथ योर डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक पॉइंट, एक माइनर भी जो गलती होती है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा और सारा अपॉइंटमेंट का जो वैल्यू है ना वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से सीखा है। मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट में जो आपका नाम है, आपके मैरिज सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, वो तीनों सेम होने चाहिए। उसमें एक लेटर या एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कई बंदियां अपना सरनेम चेंज करवाती हैं मैरिज के बाद, तो मेक श्योर कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में वो आपका सेम ही सरनेम हो, ठीक है। तो ये चीज़ इंश्योर कीजिए वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। और डॉक्यूमेंट के साथ एक चीज़ और है जो आपको लेके जानी है, आपके मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स आपको अपने साथ वीज़ा इंटरव्यू के प्रोसेस में लेके जानी है। आप 5 से 6 फोटोग्राफ्स ले जा सकते हो। और फोटोग्राफ्स का क्या क्राइटेरिया है कि उसमें दोनों के जो फेस हों वो प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। एंड ट्राई कीजिए कि जो मैरिज के रिचुअल्स होते हैं उस टाइम के जो आप कुछ फोटोग्राफ्स ले जा सके। जैसे कि मैं एक हिंदू हूँ तो हमने थोड़ा फेरे के या कुछ ऐसे ले जाइए जिससे ये प्रूफ लगे कि हाँ भाई दोनों की शादी हुई है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना पूरा मैरिज एल्बम भी लेके जाते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ले जा सकते हो। पर हम पुणे से ट्रैवल कर रहे थे तो हमारा मैरिज एल्बम इतना बड़ा है तो हम नहीं लेके गए। हम 5 से 6 जो फोटोग्राफ्स थी रिचुअल्स की हम वो ही लेके गए एंड दैट वर्क। ये डिपेंडेंट एप्लीकेंट के लिए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। प्लीज नोट, मेन एप्लीकेंट के लिए नहीं। आपको सिमिलर चेकलिस्ट कॉन्सुलेट के वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट मोस्टली वो आउटडेटेड होती है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट कॉन्सुलेट वेबसाइट की चेकलिस्ट और इस चेकलिस्ट को टैली करके प्रिपेयर कीजिए। ये कॉपी आपको कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट के टाइम पे मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए कि सारे डॉक्यूमेंट इसमें दिखाए गए ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने हैं और उसके 2 सेट प्रिपेयर करने हैं। ये चेकलिस्ट टाइम पर चेंज होती है, तो आप ध्यान से आपके अपॉइंटमेंट के टाइम मिले चेकलिस्ट के हिसाब से अपनी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अरेंज कर लीजिएगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, तो आपका जो 3rd स्टेप वो आता है, आपको आपके कॉन्सुलेट में जहाँ भी आपका अपॉइंटमेंट है वहाँ पे आपको जाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट आधे घंटे पहले अपने कॉन्सुलेट ऑफिस में पहुँच जाइए। लेकिन आपकी जो एंट्री है वो आपको 15 मिनट पहले ही होगी, 15 मिनट से पहले आपको एंट्री नहीं करने देंगे। और एक चीज़ और,
आपके साथ आप किसी को भी नहीं ले जा सकते, आपका कोई भी स्पाउस आपके साथ नहीं जा सकता। अगर दोनों का अपॉइंटमेंट साथ में है, एडजेसेंट है, तभी जा सकता है, वरना अगर अकेले है तो नहीं जा सकता। और कॉन्सुलेट ऑफिस के अंदर आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसके अलावा आपका कोई भी मोबाइल, कोई भी बैग, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप कभी कुछ लेके जाते हैं तो वो आपको बाहर ही रखवा देंगे या डस्टबिन में डलवा देंगे, तो वो आपके रिस्क पे है कि वो चोरी भी हो सकता है, उसमें आपको अपने रिस्क पे लेके जाना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब अंदर कुछ नहीं लेके जाने दे रहे हैं तो आप क्यों लेके जाओगे। और तो आप अपना जो अभी आपके साथ अकम्पनी कर रहे हैं उनको ही आप दे दो अपना मोबाइल या बैग, जो भी है, आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। तो आप वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो बाहर 2-3 लोगों की क्यू होगी जो वेट कर रहे होंगे और गार्ड होगा। गार्ड पहला आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रफली वेरीफाई करेगा, वो निटी-गिटी की डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट रफली वेरीफाई करेंगे और वो ये इंश्योर करेंगे कि आप कुछ ऐसा चीज़ नहीं लेके जा रहे हो जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप अंदर लेके जा रहे हो। उसके बाद आपको वहाँ वेट करने को बोला जाएगा और जैसे ही आपका नंबर आता है आप सामने जो काउंटर रहेगा वहाँ पे आप जाओगे। तो वहाँ पे कॉन्सुलेट के कोई भी ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे जिनको आपको अपना पासपोर्ट और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको देना है। फिर आपको वो वेरीफाई करेंगे एप्लीकेशन और पासपोर्ट और आपको एक टोकन दे देंगे। यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पॉइंट याद आई कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक डीडी भी बनवा के ले जानी है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो आपकी डीडी आप बनवा के ले जाएंगे वो जस्ट एक दिन पहले आप अपनी डीडी बनवा के ले जाइए और आप जो भी वीएफएस के ऑफिस पे आप रेट चेक कर लीजिए कि आपको कितने की डीडी बनवा के ले जानी है, क्योंकि जो यूरो की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो अगर एक भी पैसे का भी डिफरेंस हुआ कम या ज़्यादा तो आपकी डीडी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए आप डीडी अपनी एक दिन पहले बनवा के ले जाइए और एग्जैक्ट अमाउंट की डीडी बनवा के लेके जाइए वहाँ पे। तो अब आपको टोकन नंबर आपका दे दिया और आपको वो एक लिस्ट देंगे जिसमें डॉक्यूमेंट्स का सीरियल से आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा डिटेल लिखा रहेगा। तो आपको 5-10 मिनट का टाइम मिलेगा वीज़ा इंटरव्यू से पहले। तो आप मेक श्योर करिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उसी ऑर्डर में सेट कर लीजिए जिस ऑर्डर में उन्होंने चेकलिस्ट जो दी है, उसी ऑर्डर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट कर लीजिए। और आप हर डॉक्यूमेंट का 3 का सेट लेके जाइए। मतलब जैसे आपके 10 डॉक्यूमेंट्स हैं तो 10 का एक सेट, 10 का एक सेट, 10 का एक सेट, उसी ऑर्डर में आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है। अब आप जैसे नेक्स्ट मतलब स्लॉट मिलने के बाद जैसे आप नेक्स्ट मूव करोगे आगे तो आपका एक वेटिंग एरिया रहता है, वहाँ पे आप वेट करते रहोगे। आपको सामने 4-5 काउंटर्स दिखेंगे जहाँ पे लोग इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जिस बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, मेरे भी दिमाग में ये था कि आपका इंटरव्यू कौन लेता है, वो जर्मन होते हैं या इंडियंस होते हैं। तो वो इंडियन लोग ही होते हैं जो आपका वीज़ा का इंटरव्यू लेते हैं। तो एक जैसे डिस्प्ले लगा रहेगा, डिस्प्ले स्क्रीन रहेगा, वहाँ पे आपका टोकन नंबर और आपका जो काउंटर का नंबर है वो डिस्प्ले होगा। तो आप डिस्प्ले पे ध्यान रखिए, अपना डॉक्यूमेंट अरेंज करते हुए आप देखते रहिए कि नंबर निकल ना जाए कहीं। तो जैसे आपका टोकन नंबर आता है तो आप उसी काउंटर पे चले जाइए। अब उस काउंटर पे जाने के बाद बहुत ही भाई डर तो सबको लगता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगा था। आप जैसे वहाँ जाओ आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए आप वही डॉक्यूमेंट दीजिए, अपने मन से आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मैंने एक वीज़ा का डॉक्यूमेंट एग्जैक्ट ऑर्डर में मैं लेके गई थी, फिर भी वहाँ के लोग इतने प्रेशराइज्ड होते हैं ना काम कर करके कि वो उस बंदी ने मेरे से रैंडम कुछ डॉक्यूमेंट मांगा, मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिया अपनी लिस्ट में से निकाल के, फिर शी आस्क्ड कि आप अपना पूरा वो जो भी चेकलिस्ट के हिसाब से दिया वो दो। और इतना कुछ करने के बाद भी, परफेक्ट ऑर्डर में ले जाने के बाद भी शी लिटरली शाउटेड एट मी। और मैंने देखा था वो मेरे पिछले वाले जो लोग थे उन पे भी चिल्ला रही थी। तो अगर आपके पास कोई चिल्लाता भी है भाई तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम है, अपना काम करवा लो, बाद में देखा जाएगा कौन हमें उनसे दोबारा से मिल रहा है। तो मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, उसने वेरीफाई वगैरह किया, फिर उसने मुझसे फ़ोटोग्राफ्स भी मांगी, उसने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखा। ठीक है। तो अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि उसने मेरे से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे। तो क्वेश्चंस में भाई वो आपसे ही, मेरा डिपेंडेंट वीज़ा है तो आप ही और आपके स्पाउस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसने जो क्वेश्चंस पूछे वो ये थे
कि आपकी शादी का डेट क्या था, आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने थोड़ा सा फंबल भी किया था कि मुझे डेट ऑफ बर्थ तो याद था पर ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, बट दैट इज़ फाइन, ह्यूमन भाई, इतना थोड़ी याद रहता है। तो आप वो बताओ। फिर उसने पूछा कि शादी में कितने लोग आए हुए थे, तो वो बताया। आप और आपके हस्बैंड कहाँ मिले पहले, वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप किस पर्पस से जा रहे हो, तो आप अपना पर्पस बताओ कि जो भी आपका पर्पस है, आपके हस्बैंड को जॉब मिली है, वाइफ को जॉब मिली है, आप उनको कंपनी कर रहे हो, आप कहाँ रहने वाले हो, ये बताओ। अब एक कैच है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ। जब मैंने ये वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया और जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, उस मोमेंट पे मैं इंडिया में वर्क कर रही थी। तो मैंने प्रोएक्टिवली क्या किया, मैंने रिज़ाइन तो कर दिया था कंपनी से, तो मैंने प्रोएक्टिवली अपने मैनेजर से कंफर्मेशन लेटर लिखवा लिया मेल पे कि दे आर ओके विथ रिलीविंग मी ऑन दिस डेट। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आप वर्किंग हो क्या, मैंने उनको बोला हाँ मैं वर्किंग हूँ, पर मेरा ये रिलीज़ डेट है जो कि मेरे ट्रैवल से पहले है, ताकि कोई पंगा ना होने पाए। तो इसीलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोएक्टिवली रेडी करके रख लो, क्यों फालतू में वहाँ पे जाके फंसने का। कि हाँ दे आर एश्योर्ड कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जॉब छोड़ के या फिर भाग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। तो बस उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड ही सारे पूछे, वो आपसे भी वही पूछेंगे। और उसके बाद वो सारा आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रख लेते हैं और बस आपको फिर बाय बाय बोल देते हैं। तो मेरा वीज़ा का इंटरव्यू तो हो गया भाई। तो पता है मुझे कैसे फील आया, जैसे आप एग्ज़ाम आपका ख़त्म करके आते हो ना और छुट्टी हो जाती है, एग्जैक्टली मुझे वैसा ही फील आया कि भाई अब छुट्टी हो गई, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, अब एक बला तो टली। फिर हम वापस आ गए। फिर मेरा जो वीज़ा है वो वीज़ा का जो अप्रूवल जब आपका हो जाता है तो आपको एक मेल आ जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे कि आपका ये अप्रूव हो गया है, अब आपका फर्दर प्रोसेसिंग होगी। तो उस मेल के बाद आप एश्योर्ड हो जाओ कि अब नेक्स्ट 2-3 डेज में आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग होके आ जाएगा, क्योंकि स्टैंपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर अप्रूवल हो गया। पर मेरे साथ एक कैच हुई थी कि जो हम हेल्थ इंश्योरेंस हमने सबमिट किया था, वो हमने सिर्फ 1 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस सबमिट किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी 1 महीने का सबमिट किया था। पर हमें लगा कि ऐसे ही होगा। पर यहाँ पे आप अगर अपना डिपेंडेंट लेके जा रहे हो अपने साथ, तो आपको डिपेंडेंट बंदे का 6 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ सबमिट करना होता है। तो उन्होंने मेल भेजा कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ सबमिट कीजिए। तो उसके लिए फिर मैंने अपने मैनेजर से मिन्नतें की कि मेरे को 1 घंटे के लिए जाने दो। फिर मैं गई ऑफिस के बीच में ही, फिर वहाँ पे मैंने अपना 6 महीने का फटाफट हमने हेल्थ इंश्योरेंस कराया। 6 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ पुणे के ही VFS ऑफिस में, आपको फिर से कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने सबमिट कर दिया, मेरा 1 घंटे में काम हो गया। और उसके 4-5 दिन के बाद मतलब मेरा पासपोर्ट जो है वो स्टैंपिंग होके आ गया। तो और एटमोस्ट मेरा शायद 7 से 8 दिन का ही टाइम लगा था कॉन्सुलेट इंटरव्यू के बाद पासपोर्ट आने में। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरा पासपोर्ट जल्दी आ गया था। और मैं बिलीव करूँगी कि ये शायद इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ अप्रूवल वगैरह मेरा लगा नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे प्रॉपर थे। तो मैं अब आपको यही बोलूँगी कि अगर जैसे जैसे जो मैंने टिप्स बताए थे कि डॉक्यूमेंट आप अपना सही रखो, हस्बैंड के साथ ही ट्रैवल करो और अपॉइंटमेंट प्रॉपरली लो, तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आई बिलीव कि आपका भी वीज़ा का जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा और आपका भी पासपोर्ट जल्दी से स्टैंप होके आ जाएगा और आप भी जल्दी से जर्मनी पहुंच जाओगे। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बताना चाहती हूँ कि मुंबई में जो जर्मन कॉन्सुलेट का ऑफिस है उसका नाम है हॉयस्ट हाउस, जो कि एक जर्मन नाम है। तो अगर आप वहाँ पे पहुँचना चाहते हो और वहाँ के लोकल से भी आप पूछोगे ना भाई ये हॉयस्ट हाउस कहाँ है या जर्मन एम्बेसी कहाँ है, तो वो क्या बोलेंगे, हैं ये क्या है, ऐसे मतलब ऐसा क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा। तो मैं बोलूँगी कि हमारा गूगल जिंदाबाद, गूगल की हेल्प लीजिए और गूगल को ही फॉलो करते करते आप वहाँ पे पहुँचिए। किसी भी लोकल से पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़्यादा किसी को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं और भी जर्मनी में सेटलमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ इस अपडेट को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके वीज़ा प्रोसेस के लिए, और एंड होप यू कम टू जर्मनी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।